हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी और केमिस्ट्री में हमारा लेसन 1 चल रहा था, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की ये लेसन 1 था आपका, ठोस अवस्था। तो उसकी ये 7वीं वीडियो रहेगी और आज की इस वीडियो में हम सारे दोष कंप्लीट करने वाले हैं, यानी ठोसों में जो दोष होते हैं। जैसे कि ठोसों में उनको अपूर्णता बोलते हैं, आपने सुना होगा फ्रैंकेल दोष, सटकी दोष क्या होता है, अंतराकाशी दोष, रिक्तिका दोष। तो इन सभी के बारे में बिल्कुल विस्तृत जानकारी, सारे ठोस सभी एक ही वीडियो में खत्म। सभी ठोस, सभी दोष जितने भी हैं ठोसों के, वो वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और ये वीडियो भाई जो दोष हैं पहले चैप्टर से डेफिनेटली मिलेगा आपको, एक ना एक दोष तो जरूर मिलेगा। कभी कभी फ्रैंकल और सटकी दोष में अंतर आ जाता है, इनकी परिभाषा, इनके एग्जाम्पल, तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है 100%। तो आज की इस वीडियो में आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 2 अंक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, राइट। चलिए तो अब देखते हैं हम। देखो ठोसों में अपूर्णता को मैं तुम्हें वैसे नॉर्मली समझाता हूं। आप ठोसों में अपूर्णता, अपूर्णता क्या होती है? ठोसों में दोष। दोष क्या होता है? एक प्रकार की, यानी कि किसी भी चीज के, जैसे मैं हूं, अब ये मेरी शर्ट है और यहां से ये फट जाए, या इस शर्ट पर मैं एक दूसरी शर्ट का टुकड़ा, जैसे कि मेरे पास में एक ये कपड़ा है और इस शर्ट पर मैं ये कपड़ा को इस तरीके से यहां पर सिलवा लूं, तो क्या होगा? ये इस शर्ट पर एक प्रकार का क्या बन गई? अपूर्णता, यानी कि ये पूर्ण नहीं है शर्ट, ये पूर्ण नहीं है, इसमें कुछ क्या आ गई? अनिश्चितता आ गई, अनियमितता आ गई, है ना। तो इसको वही चीज क्या होती है? ठोसों में दोष होती है, ठोसों में अपूर्णता। यानी ठोसों की जो वास्तविक संरचना होती है, जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ की एक उंगली कट जाए तो यानी कि मेरे हाथ में अपूर्णता आ गई, यानी पूर्ण नहीं रहा, अपूर्ण हो गया। या मेरे हाथ की 4 उंगली कट जाए तो मेरा हाथ अपूर्ण नहीं रहेगा, अनिश्चितता आ जाएगी। चलो ये तो एक उंगली में टूट के ऐसे, ये सीधी होनी चाहिए लेकिन ये उंगली ऐसे हो जाए, तो मतलब क्या है? अपनी वास्तविक संरचना से कुछ भिन्न हो गई, समझ रहे हो। तो कोई भी चीज जब वास्तविक संरचना से अलग हो जाती है तो उससे बोलते हैं कि वह वस्तु अपूर्ण नहीं है, अर्थात उसमें अपूर्णता आ गई, अर्थात वस्तु में दोष उत्पन्न हो गया, राइट। समझ में आ गई बात? तो क्या है एक प्रकार की, उसमें परिभाषा लिखेंगे, किसी क्रिस्टल की, क्रिस्टल यानी कि ठोस की अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता आना, अनिश्चितता आना, यानी कि अवयवी कण की वास्तविक संरचना में अनियमितता आना, विचलन आना, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? आपका अपूर्णता कहलाती है। ठोसों में अपूर्णता कहलाती है क्रिस्टल की व्यवस्था, यानी कि उसकी क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था में, क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था में विचलन, विचलन बोल सकते हो, अनिश्चितता बोल सकते हो, या आप अनियमितता भी बोल सकते हो। नियमितता आना ही क्रिस्टल में ठोसों का अपूर्णता या क्रिस्टल का दोष कहलाता है। समझ में आई बात? परिभाषा आपको नोट्सों में मिल जाएगी, राइट। चलिए लास्ट में दिखा दूंगा, जैसे वीडियो के अंत में ये सारी परिभाषाएं वीडियो के अंत में जोड़ दिया करूंगा, तो आपको पीडीएफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सारी परिभाषाएं वीडियो के अंत में मिल जाएंगी, सारी पीडीएफ के तौर पर वीडियो में ही मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट। तो क्रिस्टल के अवयवी कणों में विचलन उत्पन्न होना ही क्या कहलाएगा? क्रिस्टल में दोष, क्रिस्टल में अपूर्णता। जैसे मेरे पास कह रहा हूं कि भैया मेरे पास एक ऐसा क्रिस्टल है जो इस तरीके से, उसमें अणु हैं, ऐसे होने चाहिए, वास्तविक अणु उसमें इस तरीके से होने चाहिए, लेकिन उसके अणु इस तरीके से हो गए कि एक अणु ऊपर चला गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो वास्तविक संरचना इस अणु की इस तरीके की होनी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी, लेकिन सीधी की जगह यहां पर क्या हो गया? ऊपर निकल गया एक अणु, यानी कि अपनी वास्तविक व्यवस्था से, यानी किसी क्रिस्टल अर्थात किसी ठोस के जो अवयवी कण थे
वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा विचलित हो गए, अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा इधर उधर हो गए, यानी कि अपनी निश्चित जगह से थोड़ी सी इधर उधर हो गए, अर्थात अनिश्चित जगह पर पहुंच गए। तो इसी के कारण क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी के कारण क्रिस्टल को बोलते हैं कि ये अपूर्ण नहीं है, अर्थात क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो गया। आदमी के दांत देखें, दांत ऐसे सीधे होते हैं लेकिन किसी का बाहर निकला होता है, यानी कि वो अपनी जगह पर निश्चित नहीं है, क्योंकि वो दांत सीधे होने चाहिए। कहीं का हाथ देखा उंगली टेढ़ी है, कोई अपंग है ऐसा करके, तो वो क्या चीज है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन वास्तविकता आपको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि सपोज दैट मेरा दांत ऐसे हो जाए, मतलब क्या, मैं अपूर्ण नहीं हूं, मतलब मेरे अंदर कोई दोष है, यानी कि कोई भ्रांति है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, राइट। तो वही चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं ये ठोसों में। देखो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के भाई? ठोसों में जो दोष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक दोष, एक परमाणविक दोष। क्या? देखो मेरे पास में बहुत सारी किताबें हैं और किताबें अलग अलग तरीके से बंटवारा करती हैं इनका। देखिए ये किताब में कुछ अलग तरीके से बंटवारा किया गया है, मैं आपको बता दूं, देखो दिखाना चाहूंगा कि इसमें किस तरीके से बंटवारा किया है। ये देखिएगा, तो आप लोग घबराएं नहीं। अलग अलग किताब, मेरे पास 6-7 किताबें हैं केमिस्ट्री की, तो उसमें अलग अलग तरीके से देखिए। इसमें बोला है ठोसों में अपूर्णता दोष 2 प्रकार से, इलेक्ट्रॉनिक दोष, परमाणविक दोष। यहां पर आके भैया परमाणविक दोष को फिर 2 भागों में बांटा गया है, बिंदु दोष और जालक दोष। बिंदु दोष के फिर प्रकार बनाए गए हैं, ये स्टोसियोमेट्रिक दोष और एस्टोसियोमेट्रिक दोष। फिर इसमें स्टोसियोमेट्रिक दोष में सटकी दोष, फ्रैंकल दोष, इस तरीके से बनाए गए हैं। फिर आगे ये एस्ट्रोसियोमेट्रिक दोष में भी बनाए गए हैं, और जालक दोष अलग तरीके से दिया गया है, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और जबकि जो आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है, एनसीईआरटी की किताब ने इस तरीके से वो किया है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। सारा कुछ एनसीईआरटी से ये है, और जो नोट्सों में है वो मेरी पुरानी किताब से है। तो दोनों ही किताब से बढ़िया, क्योंकि पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा ये किसका प्रकार है, डायरेक्टली आएगा फ्रैंकल दोष और सटकी दोष बताओ। ये नहीं पूछेगा ये कहाँ से आया, किस में है। तो इसलिए इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि किताबों में ही थोड़ा थोड़ा अंतर दे रखा है कई किताबों में, राइट। चलिए, लेकिन मैं अब एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, तो एनसीईआरटी का पढ़ा रहे हैं आपको, राइट। चलिएगा, तो ठोसों में जो अपूर्णता है वो 2 भागों में बांटी गई है, एक इलेक्ट्रॉनिक दोष, एक परमाणुवीय दोष। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या हो सकता है, आपको पता चलेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन, परमाणु जो होता है, कोई भी ठोस होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, राइट। चलिए, तो उसके इलेक्ट्रॉन और तथा एक और चीज रहेगी इलेक्ट्रॉन के साथ में, कोटर। ये कोटर क्या चीज होती है भाई? जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, तो इसका ही किसी चीज में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके स्थान पे एक खाली स्थान रह जाएगा, जिसको हम कोटर बोलते हैं, जो पॉजिटिव स्थिति को दर्शाता है। अरे मेरा मार्कर किधर गिर गया? अरे यार ये बड़ी जल्दी गिरता रहे, इधर आ जा, मिल जा। ठीक है, चलिए अब देखो जरा ध्यान से, तो आपको एक चीज समझ में आती है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक दोष, पहले इलेक्ट्रॉन और कोटर समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन ऐसा समझ लो, यदि कोई चीज नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव भी होगी। तो नेगेटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और जो कोटर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। ये आगे चले के आप समझ जाओगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। एक प्रकार से इसको छिद्र बोल दीजिए, ठीक है। जहां से ऐसा समझ लीजिए कि भैया जहां पर इलेक्ट्रॉन था, ये नेगेटिव यहां पर रखा हुआ था, यदि इलेक्ट्रॉन वहां से लुप्त हो जाए, इलेक्ट्रॉन वहां से गायब हो जाए, इलेक्ट्रॉन वहां से चला जाए, तो उसकी जगह पर क्या बचेगा? एक खाली स्थान बचेगा, जिसको बोलते हैं हम कोटर, और ये कैसा रहता है? धनात्मक। भाई मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास में 100 रुपये हैं और यहां से वो चले जाएं तो मेरे पास 0 रुपये बचेगा, तो कुछ तो रहेगा ना, है ना। तो वही चीज, भैया इलेक्ट्रॉन एक कुर्सी पर बैठा था और वो इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो क्या रहेगी? कुर्सी तो रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन जहां से चला जाएगा वहां पर क्या बचेगा? कोटर बचेगा। सिंपल सी याद है। ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का, इंग्लिश में इसको होल बोलते हैं, होल, और या इसको हम छिद्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? छिद्र।
तो परिभाषा क्या है इलेक्ट्रॉनिक दोष की? किसी ठोस में या किसी क्रिस्टल में उसके इलेक्ट्रॉन तथा कोटरों के द्वारा उत्पन्न दोष को हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। समझ में आ गई कि भैया यदि किसी में मान लीजिए सोडियम परमाणु है, अब सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रखे गए हैं और इसमें कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं सपोज दैट। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए या एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या आ जाए, एक एक्स्ट्रा आ जाए, तो उससे उत्पन्न जो दोष होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। राइट, इलेक्ट्रॉन दोष समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन और कोटरों से उत्पन्न दोष को। ये परमाणविक, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, परमाणविक दोष मतलब परमाणु। परमाणु का मतलब क्या है, उसके अवयवी कण। परमाणु का क्या मतलब था, अवयवी कण। तो भैया सिंपल सी बात है, उसके क्या है, अवयवी कण। अवयवी कणों से जो उत्पन्न दोष होगा हम उसको क्या बोलेंगे, परमाणुीय दोष। अवयवी कणों की जो अवयवी कण कैसे होंगे, उसकी व्यवस्था का। भैया अवयवी कण को इस तरीके से रखा हुआ है और यहां पे ये इस तरीके से आ गया, यहां पे एक ऐसे आ गया ऊपर की ओर, ऐसे दो ऐसे ऊपर चले गए। ठीक है, ये चलो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अवयवी कण इस तरह से समायोजित होने थे, लेकिन वो इस तरीके से हो गए। तो इनकी संरचना में क्या आ गई, विचलन आ गया, एक प्रकार की अनिश्चितता आ गई। इसी को बोलेंगे हम परमाणविक दोष। समझ में आ गई, परमाणुओं की व्यवस्था के कारण उत्पन्न दोष को, यानी परमाणु की यानी किसी क्रिस्टल के अवयवी कण की व्यवस्था में अनिश्चितता आने से जो दोष उत्पन्न होगा हम उसको परमाणविक दोष कहेंगे। या आप सीधे सीधे कह सकते हो, किसी क्रिस्टल में या किसी ठोस में उसके अवयवी कणों के द्वारा जो उत्पन्न दोष है उसको हम परमाणविक दोष कहते हैं। परमाणविक दोष दो प्रकार का होता है, एक बिंदु दोष और एक जालक दोष। बिंदु दोष अपने आप में फिर दो प्रकार का होता है, स्टोसियोमेट्रिक दोष और एस्टोसियोमेट्रिक दोष। स्टोसियोमेट्रिक दोष 1 2 3 4 प्रकार का होता है और एस्टोसियोमेट्रिक दोष या इसको नॉन स्टोसियोमेट्रिक दोष बोल सकते हो। तो नॉन बोल दो या ए, ठीक है, ठीक बोल ना। जैसे पॉजिटिव एक नॉन पॉजिटिव है, धनात्मक अधनात्मक, ठीक है, हैप्पी नॉन हैप्पी, यानी कि अनहैप्पी बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नॉन का मतलब समझा रहा हूं, प्रसन्न अप्रसन्न। अप्रसन्न बोल दो या नॉन हैप्पी बोल दो तो वही चीज है कि ये क्या स्टोसियोमेट्रिक दोष, ये एस्टोसियोमेट्रिक दोष। एस्टोसियोमेट्रिक दोष अपने आप में दो प्रकार का होता है और ये तीसरा प्रकार है ये आपका। ठीक है, चलो अभी फिलहाल लौट के आते हैं हम किस पर, बिंदु दोष पर। बिंदु दोष क्या होता है, बिंदु दोष को चलिए अब ऐसे बिंदु दोष को जरा समझते हैं। जैसे कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, बिंदु का मतलब क्या है, याद हो तो जालक बिंदु पढ़ाए थे। जालक बिंदु का मतलब अवयवी कण, अवयवी कणों को बिंदुओं से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो भैया बिंदु का मतलब क्या है, एक प्रकार से बिंदु का मतलब बोलेंगे हम परमाणु, अणु या आयन, या एक प्रकार से हम बोलेंगे इसको अवयवी कण। ठीक है, तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों यानी कि बिंदु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में, यानी कि बिंदु के चारों ओर की व्यवस्था में अनिश्चितता या अनियमितता आने से जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे बिंदु दोष। यानी कि कोई भी आपका परमाणु है, उसके आजू बाजू की जो व्यवस्था है कि भैया इसके चारों ओर 4 परमाणु होंगे इस तरीके से। अब हमारे पास हम कह रहे हैं कि इसके पास एक 5वां परमाणु और आ जाए तो इसकी व्यवस्था बिगड़ गई, चारों ओर का माहौल खराब हो गया कि एक और आ गया।
तो इससे ही उत्पन्न दोष को हम क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। यानी किसी भी बिंदु के अर्थात किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर बिंदु के चारों ओर की व्यवस्था में अनियमितता आना, चारों ओर की व्यवस्था में अनिश्चितता आने से जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। राइट, समझ में आ गया बात। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं, एस्टोसियोमेट्रिक दोष, स्टोसियोमेट्रिक दोष, एस्टोसियोमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष। और बिंदु दोष ही आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटर में आप बिंदु दोष पढ़ोगे, बीएससी वगैरह में जालक दोष की विस्तृत जानकारी करोगे। ठीक है, जालक दोष के बारे में मैं बता दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में केवल आपके बिंदु दोष दे रखे हैं, यही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, समझ में आई बिंदु दोष क्या है। यानी किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो जालक है या जालक बिंदु है, अर्थात उनके अंदर जो परमाणु, अणु या आयन है, उसके चारों ओर की व्यवस्था में अनियमितता आने से जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, यानी कि बिंदु के चारों ओर की व्यवस्था के कारण उत्पन्न दोष को। ठीक, अब इसका कभी कभी कारण पूछ लेता है कि ये किसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भैया बिंदु दोष का कारण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंदु दोष का कारण कि भैया ये किन किन चीजों से उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि ये परमाणुओं की अधिकता से उत्पन्न हो जाएगा, और तो भैया ये परमाणुओं की कमी से भी उत्पन्न हो जाता है, और ये परमाणुओं की व्यवस्था, परमाणुओं की अव्यवस्था बोल दो, यदि उनकी अव्यवस्था हो जाने, तो परमाणुओं की जब अव्यवस्था हो जाते हैं, परमाणु जब अव्यवस्थित हो जाते हैं तो उसके कारण आपका बिंदु दोष उत्पन्न हो जाएगा। परमाणुओं में कमी हो जाएगी तो उससे बिंदु दोष उत्पन्न हो जाएगा। परमाणु में यदि अधिकता हो जाएगी तो भी, जैसे मैं सोडियम का कह रहा हूं, सोडियम पर कितने परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पर 11 हैं। इसके अवयवी कण कितने होंगे, यानी अवयवी परमाणु इसमें जितने भी होंगे उनका यदि एक एक्स्ट्रा हो गया तो भी दोष, एक कम हो गया तो भी दोष। मेरे हाथ में कितनी उंगलियां भैया, ये बोला अंगूठा सहित मिला के 5 उंगली बोलेंगे। अब 5 में से एक कम हो जाए, 4 रह जाएंगी तो भी दोष, 6 आ जाएंगी तो भी दोष। ठीक है, मेरे अंदर 2 आंखें हैं, इसमें एक आंख फूट जाए मेरी तो भी दोष, एक आंखों को एक्स्ट्रा लग जाएगी तो भी दोष। ठीक है, चलिए, यानी जो वास्तव में होना चाहिए उससे कुछ अलग हो जाएगा, वही दोष है, सिंपल सा। चलिए, अब आपका जालक दोष। चलिए, अब आते हैं हम जालक दोष। जालक दोष क्या होता है, यानी कि कोई भी एक जालक है, अब जालक का कोई एक छोटा सा क्षेत्र ले रहा हूं, छोटा सा रूप ले रहा हूं, सूक्ष्मदर्शीय रूप। कैसा? सूक्ष्मदर्शीय रूप। एक किसी जालक का सूक्ष्मदर्शीय रूप यानी अति सूक्ष्मदर्शीय रूप है, उसके छोटे क्षेत्रों में, यानी कि अति सूक्ष्म जो छोटे क्षेत्र होंगे उनमें यदि कोई अनियमितता या अनिश्चितता आ जाती है तो उससे उत्पन्न दोष को हम क्या बोलते हैं, जालक दोष। यानी कोई भी छोटी सी, और इसमें क्या होगी, एक आवर्ती, क्या होगी, आवर्ती अनिश्चितता या आवर्ती अव्यवस्था। किसी जालक के सूक्ष्म दर्शीय रूप के छोटे क्षेत्र में आवर्ती अव्यवस्था आने से जो दोष उत्पन्न होगा हम उसको बोलेंगे जालक दोष। अब जालक आवर्ती का मतलब ये है कि देखिएगा, एक छोटा सा क्षेत्र ले लिया, उसमें इस तरीके से परमाणु ऐसे करके, यानी जितना ऊपर जाने इसी तरीके से बार बार रिपीट कर रहे हैं उसी चीज को, इस तरीके से तो इसमें कोई चीज ऐसे होती है ना, रस्सी बंधी हुई, उसको झटक दो थोड़ा सा, इस तरीके से आ जाएगी, तो उसमें वो आवर्ती रूप से एक छोटा सा उसमें विचलन आएगा, जिसको बोलेंगे हम जालक दोष। तो ये 2 प्रकार का होता है वैसे, एक रेखा दोष और एक होता है समतल दोष। ठीक है, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे, सिंपली हम इसको पढ़ेंगे बिंदु दोष को। तो बिंदु दोष कितने प्रकार का है? बिंदु दोष है आपका 3 प्रकार का, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। स्टोसियोमेट्रिक दोष, ये सबसे पहले तो ये होता क्या है स्टोसियोमेट्रिक दोष, जिसमें स्टोसियोमेट्रिक का मतलब होता है किसी भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायनों का अनुपात।
क्या बोलेंगे, धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायनों का जो अनुपात होगा उसी को हम बोलते हैं, समझ में आ गया। स्टोसियोमेट्रिक क्या होती है, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्टोसियोमेट्री। ठीक है, स्टोसियोमेट्रिक भी बोल सकते हैं, स्टोसियोमेट्रिक। तो स्टोसियोमेट्रिक क्या होती है, धनायनों, किसी क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात। राइट, चलिए। तो वह दोष जिसके कारण किसी क्रिस्टल के या किसी क्रिस्टलीय ठोस के धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम स्टोसियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अर्थात वह दोष जिसके कारण किसी क्रिस्टलीय ठोस की स्टोसियोमेट्री परिवर्तन ना हो, या स्टोसियोमेट्री में कोई परिवर्तन ना हो, या स्टोसियोमेट्रिक में कोई परिवर्तन ना हो, उसको बोलते हैं स्टोसियोमेट्रिक दोष। और वह दोष जिसके कारण किसी क्रिस्टलीय ठोस की स्टोसियोमेट्रिक में परिवर्तन हो जाता है उसको बोलते हैं एस्टोसियोमेट्रिक दोष। यानी कि स्टोसियोमेट्रिक का मतलब सिंपल से याद रखो, स्टोसियोमेट्रिक को गड़बड़ मत करो, कि वह दोष जिसके कारण किसी क्रिस्टलीय ठोस के धनायनों और ऋणायनों के अनुपात बदल जाता है, धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में परिवर्तन आ जाता है, या धनायनों और ऋणायनों का अनुपात बदल जाता है, उसको बोलते हैं, बदल जाता है तो उसको बोलेंगे हम एस्टोसियोमेट्रिक दोष। और वह दोष जिसके कारण परमाणु के अंदर जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है, धनायनों और ऋणायनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टोसियोमेट्रिक दोष। राइट, बात समझे नहीं समझे। यानी कि स्टोसियोमेट्रिक आपकी परिवर्तित ना हो तो बोलेंगे स्टोसियोमेट्रिक दोष, और यदि स्टोसियोमेट्रिक परिवर्तित हो जाए तो बोलते हैं एस्टोसियोमेट्रिक दोष। और स्टोसियोमेट्रिक का मतलब क्या है, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात। यदि किसी दोष के कारण किसी परमाणु के धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो, धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो एस्टोसियोमेट्रिक दोष, और यदि धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में परिवर्तन ना हो तो स्टोसियोमेट्रिक दोष। राइट। अशुद्धता दोष क्या होता है, अशुद्धता नाम से ही पता चल रहा है, यदि कोई क्रिस्टल है उसमें एक दूसरा पदार्थ मिला दिया जाए अशुद्धि के रूप में तो उससे उत्पन्न दोष को हम अशुद्धता दोष कहते हैं। किसी एक पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ मिला दें, जैसे डोपिंग करते हैं, हम आगे पढ़ के फिजिक्स में पढ़ोगे, जैसे ये 5 संयोजकता वाले तत्व, यानी कि कोई भी एक यानी कि अर्धचालक जो होते हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो हम उसमें या तो 3 संयोजकता वाला तत्व मिला देते हैं या 5 संयोजकता वाला तत्व मिला देते हैं, तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, तो उससे उत्पन्न जो दोष होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, अशुद्धता दोष। जैसे कि देखिएगा, तुमने देखा होगा मोस्टली ये यहाँ से क्या हो जाती है, शर्टें फट जाती हैं, है ना, फट जा रही है। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा कपड़ा लेकर इसको क्या कर दिया, यहाँ पे सिल दिया, तो क्या हुआ, इसकी मजबूती बढ़ गई, लेकिन मजबूती से मतलब नहीं, लेकिन इसमें एक दोष उत्पन्न हो गया, उसको बोलेंगे अशुद्धता दोष। यानी कि इसकी वास्तविक जो संरचना थी उससे कुछ भिन्न कर दी, इसमें एक दूसरा पदार्थ मिला दिया, है ना, वो चीज। चलिए, तो अशुद्धता दोष समझ में आ गया। चलिए, तो ये आपके सारे दोष क्लियर हो चुके हैं, ये क्या है। ओके, चलिए अब हम सीधे सीधे बात आते हैं, स्टोसियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का, 1, 2 और ये 3 और ये 4। अब इनको समझते हैं। रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, फ्रैंकल दोष और सटकी दोष। अब इनको जानेंगे बेहतरीन तरीके से, बाकी इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ ताकि अब आपको ये समझ में आने लगे, तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए, ये सारा कुछ यहाँ से चलिए, तो अब समझते हैं। अब आ जाते हैं अपने
रिक्त का दोष पर। जैसे कि ये यौगिक है, आप ऐसा समझिएगा, ठीक है, कोई क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें एक अवयवी परमाणु एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इस तरीके से है अवयवी परमाणु, ठीक है। और इसकी संरचना इस तरीके से हो जाए किसी कारण, क्या भैया है, तो यहां से क्या करा मैंने, क्या अंतर किया कि यानी कि ये है आपका कोई क्रिस्टलीय ठोस और ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन इसकी संरचना में थोड़ा सा अंतर करा कि इसमें ये जो अवयवी कण थे, अवयवी कण यानी कि इनको बोलेंगे हम बिंदु, जहां जहां पर बिंदु है वहां पर मतलब क्या है कि अवयवी कण रखा हुआ है। तो ये जो अवयवी कण क्या हो गया, यहां से मुक्त हो गया। यदि किसी क्रिस्टल से कोई अवयवी कण अपनी निर्धारित स्थान से लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, लुक्का छिपी खेल लेता है, तो उससे उत्पन्न दोष को हम क्या बोलते हैं, रिक्त का दोष कहते हैं। यानी कि इसके स्थान पर रिक्त का उत्पन्न हो गई, सिंपल सी बात है। तो जब किसी क्रिस्टल में कोई अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से लुप्त हो जाता है तो उससे उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्त का दोष कहते हैं। तो यही है बेटा रिक्त का दोष, और इससे क्या बनता है, रिक्त का बनती है। तो यही आ गया रिक्त का। रिक्त का कैसे लिखी जाएगी, रिक्त का दोष, ठीक है। अब देखना जरा, इसमें 2-3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 पॉइंट लिख लो, इंपोर्टेंट। ये आपका कंपटीशन के लिए काम करेंगे कि ये जो रिक्त का दोष है इससे क्या हो जाता है, यानी कि पदार्थ बोले तो इस ठोस का घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका घनत्व कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी बात यह है, गर्म करने से भी उत्पन्न हो सकता है। यानी कि यह दोष किसी ठोस को हम गर्म करने लगे, क्रिस्टल ठोस को, तो उससे भी यह दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उसमें अवयवी कण कोई उत्सर्जित भी हो सकता है। और होता है, सिंपल सी बात है, होता लिख लो, यह गर्म करने से भी उत्पन्न होता है। यदि किसी पदार्थ में यह दोष आ जाए तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और यह नॉन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। यह कैसे यौगिकों में पाया जाता है, नॉन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, राइट। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं, यह समझ में आ गया आपका। अब बात कर लेते हैं अंतराकाशी। अंतराकाशी क्या है, जैसे कि कोई हमारे पास में ये इस तरीके से है यौगिक, और इसकी संरचना में इस तरीके से परिवर्तन आ जाए, ठीक है, और कोई परमाणु कहीं से आके यहां पर आ जाए, ठीक है, यहां पर आ जाए, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ना, देखो मैं पहले आपको बता दूं, ये आपको मैं बता दूं, ये जो परमाणु है आपस में इस तरीके से जुड़े होंगे, तो ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं अंतरा आकाश। क्या बोलते हैं, अंतरा आकाश। अंदर के आकाश, यानी कि जैसे हमारा आकाश ये खुला आसमान है, तो ये परमाणुओं का ये अंतराकाश कहलाता है, अंदर का खुला क्षेत्र। तो इन परमाणुओं के अंदर का जो परमाणु आपस में जुड़े होंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा बनेगा, तो वो अंतराकाश। तो वहां पर यदि कोई परमाणु पहुंच जाए तो उससे उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं, अंतराकाशी। जब किसी परमाणु में कोई अवयवी कण अंतराकाश में आ जाए तो उससे उत्पन्न दोष को हम क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये परमाणुओं के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको अंतराकाश बोलते हैं। तो कोई परमाणु यानी कि कोई अवयवी कण कहां पर आ रहा है, उसके अंतराकाश में आ रहा है, इसीलिए उससे उत्पन्न दोष को हम क्या बोले, अंतराकाशी, यानी अंतराकाशी दोष कहते हैं। दो दोष लगा लें सब में।
अंतराकाशी दोष कहते हैं। समझ में आ गई बात। इसके भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, यही करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, बस घनत्व इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो वैसे नॉर्मली घनत्व बराबर होता क्या है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। जब इसमें से दो परमाणु यानी कोई भी एक परमाणु, एटलीस्ट एक परमाणु भी मुक्त होगा यानी कि लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कम हो जाएगा। जब द्रव्यमान कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है घनत्व भी कम हो जाएगा, सिंपल सा है। अब इसमें क्या है कि इसमें एक परमाणु और एक्स्ट्रा आ गया, मान ली दो परमाणु इसमें एक्स्ट्रा आ गए, तो मतलब इसका द्रव्यमान बढ़ गया। जब द्रव्यमान इसका बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि घनत्व भी इसका बढ़ जाता है। तो इस दोष से तो घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इस दोष से घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। राइट, अंतराकाशी दोष में क्या हो जाता है, पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। यह दोष भी गर्म करने पर उत्पन्न होता है और यह दोष नॉन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, यानी कि ये दोनों में आपका पाया जाता है। राइट, चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए तो इसको समझते हैं। जैसे कि ये आपका क्या बना हुआ है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। ये क्रिस्टलीय ठोस की संरचना है और क्रिस्टलीय ठोस की संरचना हमने बताई थी कैसी होगी, एक क्यूब आकार की होगी भाई। ठीक है, मतलब कोई भी संरचना उसके अंदर जो कोष्ठकाएं होंगी वो क्यूब आकार की होंगी। सिंपल सी बात, इसको छोड़ो, संरचना कैसी भी हो। ठीक है, आप ऐसा समझिएगा, हम तो सट के दोस्त समझा रहे हैं, कैसे समझेंगे हम कि भैया हमने ये क्रिस्टलीय ठोस बना लिया। राइट, अब जब किसी क्रिस्टलीय ठोस से एक परमाणु या आयन, क्या एक परमाणु या आयन क्या हो जाए, लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, लुप्त। जब किसी क्रिस्टलीय ठोस से एक परमाणु या आयन लुप्त हो जाता है, यानी कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस से एक परमाणु या आयन अपनी वास्तविक स्थिति अर्थात अपनी साम्य स्थिति से लुप्त हो जाए तो उसके स्थान पर एक खाली स्थान रह जाता है। जैसे कि मैं यहां से इसको लुप्त कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक रिक्त स्थान बचता है, यानी कि एक खाली स्थान बचता है, एक रिक्त स्थान रह जाता है, जिससे क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है। उसी दोष को हम बोलते हैं सटकी दोष। तो सटकी दोष क्या है कि जब किसी क्रिस्टल से एक परमाणु या एक आयन लुप्त हो जाता है तो उससे एक परमाणु या आयन से लुप्त होने के कारण क्रिस्टल में एक खाली स्थान बचता है, जिससे क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी दोष को हम सटकी दोष कहते हैं। तो नॉर्मल तरीके से समझ में आ गया। अब एक बार और समझा देता हूं कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस से कोई एक परमाणु या आयन अपनी वास्तविक स्थिति अर्थात अपनी साम्य स्थिति से लुप्त हो जाए तो उसके स्थान पर एक क्या रह जाएगा, खाली स्थान रह जाता है, जिससे क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है, जिस दोष को हम सटकी दोष कहते हैं, या इसी दोष को हम सटकी दोष कहते हैं, या इस प्रकार के दोष को हम सटकी दोष कहते हैं। तो सटकी दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें किसी क्रिस्टल से एक परमाणु या आयन अपनी वास्तविक स्थिति से अर्थात अपनी साम्य स्थिति से लुप्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक खाली स्थान बचता है। यहां से लुप्त हो जाए, जैसे कि ये बी है, ये लुप्त हो जाए तो यहां पर खाली स्थान बचेगा, तो इससे उत्पन्न दोष को हम क्या बोलेंगे, सटकी दोष कहते हैं। राइट, तो ये कौन कौन से उन पर यौगिकों में मिलता है, ये आपका NaCl, NaBr, KCl, NaCl, NaBr, KCl, KBr आदि यौगिकों में पाया जाता है, आदि यौगिकों में पाया जाता है। राइट, दूसरी बात जैसे कि यहां पर एक क्या हुआ है, धनायन लुप्त हुआ है, तो याद रखना इसमें धनायन के साथ में एक ऋणायन भी कहीं ना कहीं लुप्त हुआ होगा, जैसे कि मैंने यहां पे लुप्त कर दिया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने धनायन लुप्त होते हैं उतने ही ऋणायन लुप्त होते हैं। मतलब ये है कि ये आपका क्या है, इसमें धनायन और ऋणायनों मतलब इनमें आयनों के लुप्त होने की जो संख्या होती है वो समान होती है, धनायन और ऋणायनों की संख्या समान होती है। तो इसीलिए ये कैसा होता है, विद्युत उदासीन बना रहता है। कैसा बना रहता है, इससे ये यौगिक है वो कैसा रहेगा, विद्युत उदासीन रहेगा। विद्युत उदासीन क्यों रहेगा,
इससे यौगिक विद्युत उदासीन क्यों रहता है? क्योंकि भैया इसमें जितने धनायन लुप्त होंगे उतने ही ऋणायन लुप्त होते हैं। जितने ऋणायन लुप्त होते हैं तो इसमें ऋणायन और धनायन कैसे होते हैं? बराबर। ऋणायन धनायन दोनों बराबर संख्या में लुप्त होते हैं। राइट, समझ में आई बात? चलिए, तो ये तो हो गया आपका सटकी दोष। अब पढ़ेंगे हम क्या? फ्रेंकेल दोष। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब यहीं से समझा दे रहा हूं आपको, देखिएगा क्या होगा। यहां से आपने समझा तो सपोज दैट इसको मैं मिटा दे रहा हूं, पहले आप पूरा समझोगे एकदम बेहतरीन तरीके से। अब तो ये समझ में आ गया आपको सटकी दोष। अब पढ़ेंगे हम अभी यहां पे क्या हुआ था भाई? सटकी दोष में क्या हुआ था? यानी कि कोई भी एक आयन या कोई भी एक धनायन, नहीं, कोई भी एक आयन या कोई एक परमाणु अपनी वास्तविक स्थिति से क्या हुआ था? लुप्त हुआ था, गायब हुआ था, ठीक है। उससे उत्पन्न दोष को हम सटकी दोष कह रहे थे। लेकिन फ्रेंकल दोष क्या है? जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में कोई आयन, इसमें क्या है? इसमें परमाणु नहीं, कोई भी आयन, और आयन भी कैसा होगा? मोस्टली मुख्यतः धनायन, मुख्यतः धनायन अपनी वास्तविक स्थिति से लुप्त होकर अंतरा आकाश में चला जाए। कहां पर आ जाए? अंतरा आकाश में। तो भैया आपको मैंने बताया था ये जो क्षेत्र है ये वाला अंतरा आकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरा आकाश। तो भैया ये अंतरा आकाश कहलाता है। तो क्या होगा कि वह दोष जिससे किसी क्रिस्टल में एक आयन, मुख्यतः धनायन, अपनी वास्तविक स्थिति से अर्थात अपनी साम्य स्थिति से लुप्त होकर अंतरा आकाश में चला जाता है, उससे उत्पन्न दोष को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कि यहां से हमारा क्या है? ये धनायन लुप्त हुआ और यहां से लुप्त होकर कहां पर आ गया? यहां पर आ सकता है। राइट, यहां से लुप्त होकर यहां पर भी आ सकता है, यहां से लुप्त होकर इधर भी आ सकता है। मतलब क्या है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि भैया ये जो आपका जो धनायन था यहां से लुप्त होकर कहां पहुंच गया? यहां से लुप्त होकर इधर आ गया। तो इसी के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे हम फ्रेंकल दोष। यदि अब भैया सटकी दोष की थोड़ी सी कंपेयर कर लें। सटकी दोष में ये होता है सट फट, क्या हो गया? एक धनायन सीधा गायब होगा, जादू दिखा दिया, गायब। राइट, और फ्रेंकल दोष में क्या होगा? गायब नहीं होगा, यहां से खिसक के इधर आ जाएगा। राइट, समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये है आपका फ्रेंकल दोष और सटकी दोष। समझ में आ गया होगा। अब सटकी दोष या फ्रेंकल दोष के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल्स? इसमें एग्जाम्पल्स हैं, इसमें है कि भैया AgCl, AgBr, ZnS आदि, इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। और इस दोष से घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और इसको भैया इसी दोष को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, विस्थापन दोष भी बोल सकते हैं, प्रवंश दोष भी इसी को हम कहते हैं। राइट, इससे क्या रहता है? घनत्व, इस दोष से घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ओके, चलिए, और एक और चीज थी यहां पर, इससे परावैद्युतांक बढ़ जाता है। किसी पदार्थ का यदि परावैद्युतांक, जैसे कि माना AgCl है जिसमें ये दोष उत्पन्न नहीं है, और यदि एक AgCl है इसमें ये दोष उत्पन्न नहीं है और इस AgCl में ये दोष उत्पन्न है, तो इसका घनत्व, इसका परावैद्युतांक इससे ज्यादा होगा। यानी कि जिस पदार्थ में ये दोष उत्पन्न होगा फ्रेंकल दोष, तो उसका परावैद्युतांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घनत्व अपरिवर्तित रहेगा और
उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष, और विस्थापन दोष भी कहते हैं, इसको प्रभंश दोष भी कहा जाता है। राइट, तो ये चीज है। चलिए, तो अब ये पूरा हो गया, खत्म। अब पढ़ेंगे अब हम कौन सा आ जाता है इसके बाद में। हाँ, इन दोनों में अंतर है भाई, थोड़ा सा अंतर है षटकी दोष में और इसमें। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं अंतर, आपको अंतर दिखाई देंगे हम जो बचे हुए दोष हैं, यानी कि एस्टोसियोमेट्रिक दोष। तो एस्टोसियोमेट्रिक दोष पहले ही पढ़ चुके हो आप, यानी कि जिनमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात समान रहता है। राइट, जिनमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात समान ना हो उनको स्टोसियोमेट्रिक दोष, जिनमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात समान रहता है, यानी कि जिसमें धनायनों और अनायन स्टोसियोमेट्रिक परिवर्तित ना हो, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित ना हो। अब समझेंगे हम स्टोसियोमेट्रिक दोष। एस्टोसियोमेट्रिक दोष क्या होता है ये तो हमने पहले ही बता दिया है, जिसमें एस्टोसियोमेट्रिक परिवर्तित हो जाती है। एस्टोसियोमेट्रिक परिवर्तित हो जाती है उसको बोलते हैं हम क्या, एस्टोसियोमेट्रिक दोष। यानी कि जिसमें देखो, अब आते हैं एस्टोसियोमेट्रिक दोष पर। एस्टोसियोमेट्रिक दोष में पहले ही बता दिया था। एस्टोसियोमेट्रिक दोष में होता क्या है, एस्टोसियोमेट्रिक दोष में होता है भाई कि आपकी जो स्टोसियोमेट्रिक है कैसी रहती है, इसमें परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, यानी धनायनों और ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। राइट, उसको बोलते हैं हम एस्टोसियोमेट्रिक दोष। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। न्यूनता, धातु आधिक्य का मतलब धातुओं मतलब आयनों का अधिक होना, इसमें आयनों की कमी होना। अब धातु आधिक्य दोष भी दो प्रकार का होता है भाई, नंबर एक, नंबर दो। ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष, और एक अंतराकाशी धनायनों के कारण धातु आधिक्य दोष। इसका ही उल्टा कर दीजिए, धातु न्यूनता दोष भी ये दो प्रकार का होता है, नंबर एक, नंबर दो। धनायन रिक्ति के कारण धातु न्यूनता दोष, अंतराकाशी दोष भी अंतराकाशी ऋणायनों के कारण धातु न्यूनता दोष। अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग तरीके से बताती हैं। मेरे को ये वाली किताब ज़्यादा बेटर रखी, इसने बिल्कुल खोल के सारी चीज़ों को अलग अलग किया। जब अभी समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। देखो पहले पढ़ते हैं हम ये चीज, धातु रिक्तता के कारण, धातु रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष। अब देखिएगा, सॉरी धनायन रिक्तता के कारण, धनायन रिक्तता के सॉरी ऋणायन रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष। क्या, तो अब इसकी परिभाषा समझते हैं। तो यह दोष किसी क्रिस्टल में उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल का एक ऋणायन अपनी वास्तविक स्थिति से मुक्त होकर एक रिक्त स्थान का निर्माण करता है। रिक्त स्थान का मतलब मैं बोलूंगा, रिक्त स्थान बराबर मैं बोलूंगा एक छिद्र। किसका निर्माण करता है, एक रिक्त स्थान, यानी कि एक छिद्र का निर्माण करेगा। राइट, चलिए तो ये देखिएगा, ये उत्पन्न हो गया। जैसे सपोज दैट यहां पर ये ऋणायन है, ये क्या हो गया, मुक्त हो गया, और यहां पर ये क्या बना दिया, छिद्र बना दिया। ओके ठीक है, तो यह दोष यानी कि ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष, तो यह दोष किसी क्रिस्टल में उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल का एक ऋणायन लुप्त होकर एक छिद्र का निर्माण करता है या एक रिक्त स्थान का निर्माण करता है, और क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इस छिद्र में एक धनायन प्रवेश कर जाता है, एक धनायन प्रवेश कर जाता है या एक धनायन समावेशित हो जाता है।
तो इस प्रकार के दोष को हम ऋणायन रिक्तकी के कारण धातु आधिक्य दोष कहते हैं। और इस समावेशित यानी इस छिद्र में या इस रिक्त स्थान में समावेशित इलेक्ट्रॉन को हम एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं, या हम इसको रंग केंद्र कहते हैं। रंग केंद्र क्यों कहते हैं भाई? ये एफ केंद्र वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा, ये कई बार आ चुकी है। एफ केंद्र क्या होता है? तो कोई बच्चा कहता है एफ केंद्र दोष। एफ केंद्र दोष नहीं बोलेंगे, एफ केंद्र। एफ केंद्र क्या होता है कि ये यानी कि ऋणायन रिक्तकी के कारण उत्पन्न दोष में कोई ऋणायन अपनी वास्तविक स्थिति से मुक्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक रिक्त स्थान बचता है। इस रिक्त स्थान के कारण जो इस क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस रिक्तिका में या इस छिद्र में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन को या रिक्त स्थान में समावेशित इलेक्ट्रॉन को हम एफ केंद्र कहते हैं या रंग केंद्र कहते हैं। राइट, चलिएगा, ये रंग केंद्र आ गया। इसी के कारण ये क्रिस्टल को क्या करता है? ये एफ केंद्र रंग प्रदान करता है। रंग कैसे प्रदान करता है भाई? रंग के बारे में भी बता देते हैं कि भैया एफ केंद्र के कारण जो NaCl होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। और आपका जो KCl जो होता है उसका रंग बैंगनी होता है। और आपका एक और है आपका LiCl का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है, गुलाबी रंग। तो ये किसके कारण? इसी एफ केंद्र के कारण। एफ केंद्र समझ में आ गया? ठीक है कि भैया ऋणायन रिक्तकी के कारण धातु आधिक्य दोष में किसी क्रिस्टल से एक ऋणायन लुप्त हो जाता है, जिससे क्रिस्टल में एक रिक्त स्थान बचता है। इस क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इस रिक्त स्थान में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन समावेशित कर जाता है। इसी समावेशित इलेक्ट्रॉन को हम एफ केंद्र कहते हैं। और इस एफ केंद्र के कारण ही ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है, जैसे कि एफ केंद्र के कारण NaCl का पीला रंग होता है, LiCl का गुलाबी रंग और KCl का बैंगनी रंग होता है। राइट, चलिए, एक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने इस पर अंतराकाशी धनायनों के कारण धातु आधिक्य दोष। तो देखिएगा ये यहां पर क्या था, वास्तव में यहां पर आपका इसको इसी से समझाऊंगा, इसी चित्र से सारे समझा दूंगा आपको। ठीक है, ये क्या है? यह दोष अंतराकाशी धनायनों के कारण उत्पन्न। देखो, अंतराकाशी का मतलब क्या है? अंतराकाश में धनायन आ जाएगा। ठीक है, और ऋणायन रिक्ति मतलब एक ऋणायन रिक्ति यानी ऋणायन रिक्त हो जाएगा, यानी कि मुक्त। रिक्ति कब बनती है? जब बनती है जब मुक्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। चलिए, तो अंतराकाशी, यह दोष अंतराकाशी ऋणायनों के कारण धातु आधिक्य दोष। तो यह दोष उस समय उत्पन्न होता है, यह दोष किसी क्रिस्टल में उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में एक अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी में प्रवेश कर जाता है। यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल के अंतराकाशी में, किसी अंतराकाशी में एक अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाए। यानी कि यहां पर क्या आ जा रहा है? यहां पर सपोज दैट मेरा एक धनायन आ गया। तो जब किसी क्रिस्टल में एक अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है तो उससे उत्पन्न दोष को अंतराकाशी धनायनों के कारण धातु आधिक्य दोष कहते हैं। और जब ये क्रिस्टल में एक धनायन बढ़ गया तो मतलब क्या ये विद्युत उदासीन तो नहीं रहा,
तो मतलब क्या है, इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक अन्य अंतराकाशी में एक अन्य इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। ये देखिए, ये अंतराकाशी है, ये अन्य अंतराकाशी में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्यों प्रवेश कर रहा है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ये विद्युत उदासीन बना रहे। जब मैं कह रहा हूं कि एक सोडियम परमाणु है, इस पर कितने हैं, यानी कि इस पर 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, यानी 11 पॉजिटिव, 11 नेगेटिव, 11 ही पॉजिटिव है, तो ये 0 आवेश है, विद्युत उदासीन है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके एक क्रिस्टल में एक पॉजिटिव आ गया कहीं से, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये अब आयन बन गया। तो इसको विद्युत उदासीन बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें एक पॉजिटिव आ जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अलग से आ जाता है, जो इस क्रिस्टल को क्या कर देता है, विद्युत उदासीन बना देता है। चलिए, तो समझ में आ गया। तो यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब किसी क्रिस्टल में एक अतिरिक्त धनायन उसके अंतराकाश में प्रवेश कर जाए और इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक अन्य इलेक्ट्रॉन एक किसी दूसरे यानी अन्य अंतराकाश में प्रवेश कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसी अंतराकाश में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी, राइट। चलिएगा, तो इससे उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी ऋणायनों का कारण, ये ठीक है। चलिए, अब ये दोनों हो गए। अब आते हैं ऋणायनों के कारण, ऋणायन रिक्ति के कारण, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु न्यूनता दोष। तो इसमें क्या होता है, ये है धनायन रिक्ति के कारण, क्या है, धनायन रिक्ति के कारण धातु न्यूनता दोष। तो सिंपल सी बात है, धनायन रिक्ति मतलब धनायन लुप्त होगा। तो यह दोष किसी क्रिस्टल में उस समय उत्पन्न होता है जब किसी क्रिस्टल से एक धनायन, किसी क्रिस्टल से धनायन लुप्त हो जाता है और इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्रिस्टल में ऑक्सीकरण संख्या या अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर लेता है, ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित कर लेता है। जैसे कि यहां से एक पॉजिटिव गया तो इसने क्या कर लिया, यहां पर ये एक पॉजिटिव था तो यहां पर क्या कर लिया, इसने 2 पॉजिटिव कर लिया, तो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था चेंज कर ली। तो मोस्टली ये उस समय, ये धातु न्यूनता दोष उस समय उत्पन्न होता है जब कोई भी क्रिस्टल अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर लेता है। तो मतलब क्या है कि भैया ये यहां से एक धनायन लुप्त होगा तो ये क्या बन जाए, एक, जैसे कि इसमें 1 2 और 2 4 6 8, इस टोटल में कितने हैं, टोटल में 8 तो धन हैं और 8 ही इसमें ऋण हैं, ठीक है। तो भैया ये दोनों मिलके क्या हो गया, 0 आवेश हो गया। तो 0 का मतलब उदासीन बन गया। अब जब इसमें से एक धनायन लुप्त हो गया तो ये उदासीन नहीं रहेगा, आयन बन जाएगा। आयन कब बनता है, जब या तो धनायन ज्यादा हो या ऋणायन ज्यादा हो, राइट। तो ये आयन बन जाएगा। तो इसको विद्युत उदासीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अब इसमें जब एक लुप्त हो गया तो भैया यहाँ पे एक धनायन लुप्त हो जाएगा तो इसमें 7 धनायन बचेंगे और 8 ऋणायन बचेंगे। तो हमको क्या करना है, इसी में क्या कर दिया, यहाँ पे एक धनायन था तो इस पर हमने क्या कर दिया, 2 धनायन कर दिए, तो ये कर लेता है। तो यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब किसी क्रिस्टल से एक धनायन मुक्त हो जाए या लुप्त हो जाए और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित कर ले, ऑक्सीकरण अवस्था अब इसकी परिवर्तित हो जाएगी। चलिए, ये कब उत्पन्न होगा भाई, ये यहां पर पॉजिटिव, ये ए पॉजिटिव, ठीक है। चलिएगा, एक मिनट और इसको चलिए, अब आते हैं इस वाले दोष पर, अंतराकाशी ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष। तो यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब किसी क्रिस्टल में एक अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी में चला जाए, अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी में चला जाए और इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था यानी एक
ऋण आयन आया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 पॉजिटिव कर देंगे। सिंपल सी बात है, एक ऋण आयन बढ़ा है तो इसमें एक धन आयन भी आना चाहिए, तभी जाके ये विद्युत उदासीन बनेगा। तो भैया यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर 8 पॉजिटिव थे, 8 नेगेटिव थे। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक और नेगेटिव आ गया, 9 नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर भी हमको 9 पॉजिटिव करने पड़ेंगे। 9 पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर क्या था, 1 पॉजिटिव था, तो 1 पॉजिटिव और बढ़ा दूंगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 1 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव कर दिए, राइट। तो ये है, तो इस पॉजिटिव करने का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण संख्या चेंज करना, ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज करना। तो ये है, तो यह है दोस्त किसी क्रिस्टल में उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में एक अतिरिक्त धन ऋण आयन अंतराकाशी में आ जाए और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक ये यानी कि एक परमाणु अपनी क्या कर ले, ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर लेता है, या चेंज कर ले। तो ये है, तो ये पूरे दोष खत्म हो गए। तो आज की इस वीडियो में आपके 2 नंबर क्लियर हो गए, राइट। चलिएगा, तो आपके 2 नंबर क्लियर यानी कि दोष खत्म। अब बात करेंगे अब हम आगे के कुछ एक वीडियो और आएगी, बस 1 या 2, तो ये पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर न्यूमेरिकल्स चलेंगे इस पहले चैप्टर के, राइट। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।